एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एग्जाइल 2। ये ना आर पार्था सारथी जी ने लिखी है। और सबसे पहले हम पोएम को पढ़ेंगे। थ्रू होल्स इन अ वॉल एज इट वर, लैम्प्स बर्न्ड इन द फॉग, इन अ बेसमेंट फ्लैट कन्वर्सेशन फिल्ड द नाइट। कन्वर्सेशन फिल्ड द नाइट, ये एक्चुअली फर्स्ट से सेकंड पैराग्राफ में आ गया है। कन्वर्सेशन फर्स्ट में है और फिल्ड द नाइट सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट हो गया है। वाइल रविशंकर सिगरेट स्टब्स, एम्प्टी बॉटल्स ऑफ स्टाउट एंड क्रिस्प्स provided the necessary pauses. He had spent his youth whoring after English courts. There is something to be called for exile. You learn roots are deep, that language is a tree loses color under another sky. The bark disappears with the snow and branches become hoarse. However, the most assuring thing about the past is that it happened. Dressed in tweeds or grey flannel, its suburban pockets, bursting with immigrants. Coloreds is what they call us over there. The city is no jewel either. Lanes full of smoke and litter with puddles of unwashed English children. Standing on Westminster Bridge, it seems the Thames had clogged the chariot wheels of Boticia, to stone. The years have given me little wisdom, and I have dislodged myself to find it here, on the banks of Hooghly. I must give quality to the other half. I have forfeited the embarrassing gift, innocence in my scramble to be man. ये ना बहुत अच्छी पोएम है। और इसको बार बार आप एक दो बार पढ़ेंगे ना तो आपको वैसे ही समझ में आने लग जाएगा कि पोइट इसमें क्या बोल रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट इट्स एनालिसिस नाउ। इट्स अ वेरी नाइस पोएम। ओके। रफ पैसेजेस इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस: एग्जाइल, ट्रायल एंड होम कमिंग। अब रफ पैसेजेस जो है बुक है उसमें 3 सेक्शंस है। एग्जाइल है, ट्रायल है एंड देन आफ्टर होम कमिंग। एग्जाइल मतलब पहले वो तो अब्रॉड चले गए, फिर वहाँ क्या हुआ उनके साथ, मतलब क्या क्या हुआ। उसके बाद होम कमिंग है, वो घर आ गए। दिस ट्रीपार्टाइट स्ट्रक्चर, ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं, सजेस्ट द लॉस एंड रिकवरी ऑफ अ कोलोनाइज्ड सेल्फ। ये लॉस, जैसे कि लॉस वो चले गए, उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ मतलब थोड़ा बहुत सीखा लेकिन काफ़ी कुछ खोया। और फिर उन्होंने जब होम कमिंग हुआ उनका तो उन्होंने रिकवर किया। किसको किया? कोलोनाइज्ड सेल्फ, अपने आप को कोलोनाइज्ड बोला है उन्होंने। एन ऑलमोस्ट एम्ब्लेमेटिक शेप ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ एवरी पोस्ट कॉलोनियल पिलग्रिम। ये एक ऐसी शेप है, शेप ऑफ द प्रोग्रेशन है, जैसे कि आदमी पहले लोग चले जाते हैं ना, अब्रॉड चले जाते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं, देन सीखते हैं या गवाते हैं जो भी है, तो फिर वो वापस अपने होम कमिंग घर आते हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल पिलग्रिम जो है, जो यात्री है, जो कि भगवान को मानने वाला यात्री है, पिलग्रिम ही बोलेंगे ना, क्योंकि किस तरह से वो बड़ी शिद्दत से जाते हैं ना बाहर। तो उनकी एक पूरी स्टोरी है इसमें ना, कैसे वो बाहर गए, ट्रायल हुए एंड देन होम कमिंग। एग्जाइल, ट्रायल एंड देन होम कमिंग। All the poems in the revised rough passage have 3-line stanzas as in this poem. जितनी भी poems है ना उनमें सब में rough passage की उनमें poet है, उन्होंने 3 stanzas को यूज़ किया हुआ है, 3 लाइन्स के स्टेंजास को यूज़ किया हुआ है। और इस लाइन में, इस वाली पोएम में, दिस हैज़ 14 स्टेंजास। द सीन इज़ अ बेसमेंट फ्लैट इन लंडन। इन द फॉग लाइट्स शाइन लाइक होल्स इन द वॉल्स. The basement flat suggests rather cheap accommodation, such as students might afford. Conversation fills the night and cigarette stubs, empty bottles of liquor and music of Ravi Shankar. इस तरह का एटमोसफियर है वहाँ पे। Such a setting is conducive to some serious soul searching, it would appear. ऐसा लगता है ना? What does the main character distanced through the impersonal second person, he, लर्न फ्रॉम एग्जाइल? वो ही जो है वो क्या सीख रहे हैं एग्जाइल से?
ही हैड स्पेंट हिज यूथ होरिंग आफ्टर इंग्लिश गॉड्स. उसने क्या किया है, इंग्लिश गॉड्स के पीछे भाग भाग के या उनका पीछा कर कर के जो है वो अपना यूथ गवा दिया है. द इमेज इज़ पावरफुल एंड सेल्फ इन क्रिमिनेटिंग. बहुत ही पावरफुल इमेज है. और but in the context of our long history of colonization, suggestive of nothing really new. अब हमारी तो वैसी हिस्ट्री कॉलोनाइजेशन की रही है, तो इसमें हमें क्या नया सीखने को मिलेगा. कुछ नया नहीं है, इमेज कुछ नई नहीं है. वी कुड से द सेम ऑफ माइकल मधुसूदन दत्त और ऑफ एनी ऑफ द एंग्लिसाइज्ड पोइट्स. इसलिए बोला है क्योंकि वो पूरी तरह से इंग्लिश बन गए थे, उन्होंने इंग्लिश में ही लिखा, उनको इंग्लिश बहुत प्यारी थी. Poets, writers, and intellectuals of the 19th century or 20th century. Like them, the protagonist learns that roots are deep. Only when he exiled, जब वो बाहर गए ना, तभी उनको पता चला कि roots are very deep. मेरी roots तो बहुत deep है, जो भारत में है. More troubling is the loss of the language under an alien sun. देखो कितना अच्छा लिखा है ना, मतलब एक स्पष्ट सा इसमें है सब कुछ जो भी बताया गया है. लैंग्वेज इज़ अ ट्री लूजेस कलर अंडर अनदर स्काई. उनकी लैंग्वेज जो है वो कलर अपना छोड़ रही है, अपना लूज़ कर रही है कलर अंडर अनदर स्काई, फॉरेन कंट्री में. अल्टीमेटली इट इज़ दिस that is most distressing about exile, what it does to the language of one's cultural makeup. Okay. द अदर थिंग दैट, ये ना जो फीलिंग इनकी है ना पार्था स्वामी जी की, ये फीलिंग बहुत लोगों की रही है, रादर मेरी भी ये फीलिंग रही है कि जब आप अपनी अपनी जगह को छोड़ के जाते हो ना, चाहे आप अपने इंडिया में ही हो, लेकिन आपकी जो रूट्स है ना वो आपको बार बार आपको बुलाती हैं और आपको बोलती हैं कि आपको अपनी रूट्स की बार बार याद आती है ना. बट वही है कि जहाँ आदमी अर्न करता है वहाँ तो उसको जाना ही है. मनी इज़ एवरीथिंग. वेदर आप अपने घर आ जाओ, लेकिन आपको पैसा तो चाहिए ना. तो वही बात है, ये जो है पोइट जो है ये बाहर गए, इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन अपनी फीलिंग्स भी बताई हैं. इनका जो प्यार अपनी लैंग्वेज के लिए था ना, वो इन्होंने सारा इसमें बताया है. द अदर थिंग दैट द पोइट एनकाउंटर्स इज़ द रेसिज्म ऑफ इंग्लैंड. अच्छा, इसकी भी बात की गई है रेसिज्म की. ही इज़ कंसिडर्ड अ कलर्ड पर्सन मार्क्ड आउट एज डिफरेंट from the white natives. The city is also full of smoke and litter. वहाँ के रेसिज्म, वहाँ के वाइट नेटिव्स की बात की गई है. वो लोग उनको कलर्ड पर्सन बोलते थे. द सिटी इज़ ऑल्सो फुल ऑफ स्मोक एंड लिटर, है ना. हियर द पोएम्स थीमेटिक कंसर्न एक्सपेंड द एम्ब्रेस concerns expand to embrace the whole history of colonialism of the D-Gamas, Clives, duplexes. दिस रेक्वियम क्या होता है, जब हम शोक गीत गाते हैं, कोई आदमी मर जाता है ना, तो उसके लिए जो पोएम लिखी जाती है, दिस रेक्वियम या रोना या बोलना जो भी है, दिस रेक्वियम फॉर डेड एम्पायर इज़ हर्ड बाय द पोएट एट ट्रफालगर स्क्वायर. An old man, presumably a Briton, speaks the words. तो कैसे रिक्वेम किया गया है, किसी ओल्ड आदमी लिखा है. विक्टोरिया स्लीप्स ऑन हर आइलैंड अलोन एंड ओल्ड हैग शेकिंग हर इनविजिबल लॉक्स. दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द एंड ऑफ द एम्पायर इज क्वाइट इनग्लोरियस एंड एंटी climactic. The poem ends with the images of London, the scene from the Westminster Bridge, the stone chariot wheels of Boadicea, the shadow of the poplar, the Thames at night, and so on. ये हमने पढ़ा है ना बाद के पैराग्राफ्स में. Again, there is an uncertainty about what the poem is trying to say exactly. Uncertain सी poems हैं इनकी ना. Perhaps we should not look here for some well-articulated idea about the post-colonial condition, so much as a sense of exile that an Indian poet experiences when abroad. This section is a part of a larger poem in 3 parts. We should remember, है ना, वो ये एक पार्ट है ये. एज इन, क्योंकि इसीलिए ये कंक्लूजन कुछ इसमें है नहीं, जस्ट फीलिंग्स बताई गई है. ठीक है. एज इन जेजूरी हमने पढ़ा था ना, पहले मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं. एक जेजूरी जो है वो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है.
As in Jajuri, we must not expect a sense of completion and unity in each poem. जजूरी में भी ऐसे ही है, बहुत 31 पोएम्स हैं, तो जब आप जजूरी पढ़ते हो ना, एक पोएम से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, कुछ पता ही नहीं चलता जब तक आप कुछ और पोएम्स नहीं पढ़ लेते हो। वैसे ही इसमें भी है। एग्जाइल जब आप पढ़ोगे, ट्रायल पढ़ोगे, होम कमिंग पढ़ोगे, तो तभी आपको एक अच्छे से आपकी क्लैरिटी होगी। What remains vivid about this poem is a sense of both displacement and belonging, a, a, a rediscovery of one's roots, and the acute awareness of the loss of one's language. The Requiem for Empire, sung by an unknown old man, and finally the uncertain and confusing submergence of these vexing questions themselves in the welter of the सिटी। देखो ये ना, अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये जो पढ़ रही हूँ बुक से, ये इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसमें सब कुछ दिया हुआ है, यहीं से लोग लेक्चर बना बना के बोलते हैं। तो ये ना बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है इसमें हर पोएम के एनालिसिस का, और ये एमईजी की ही बुक्स हैं। ट्रायल 1, अब हम ट्रायल 1 पढ़ते हैं। हमने एग्जाइल 2 कर ली, ट्रायल 1 पढ़ेंगे। पोएम में पढ़ रही हूँ। Mortal as I am, I face the end with थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम, unspeakable relief, knowing how I should feel if I were stopped as cut off, were I to clutch at the air, straw in my extremity. How should I not scream? I haven't finished yet, that too would pass unheeded. Love, I haven't the key to unlock his gates. Night curves. I grasp your hand in the rainbow of touch of the dead. I speak nothing but good. फ्रेंड्स, मेरा बहुत मन करता है कि मैं इसकी एक एक लाइन को आपके लिए जो है ना एक्सप्लेन करूँ। लेटर मैं ज़रूर करूँगी, अभी इसमें से हम पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं। वट इज़ दिस ब्रीफ पोएम अबाउट? ये छोटी सी पोएम है, तो किसके बारे में? नो डाउट इट स्पीक्स ऑफ सम एक्सपीरियंसेस विच आर वेरी डिस्ट्रेसिंग, इवन एंग्विश रीडर। इसमें ऐसे एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं जो कि बहुत ही डिस्ट्रेसिंग हैं, गुस्से वाले हैं। देयर आर रेफरेंसेस टू द एंड। वट एंड इज़ द पोएट टॉकिंग अबाउट? एंड की बात की गई है। The end of life itself or something else as well. There is a confession that the speaker has not found the key to unlock his gates. His that is God's. है ना? His means his gate means God's gates. So there is no solace in मतलब there is no peace in some superior wisdom or faith. The skepticism, जो doubt है of the modernist definitely comes back to haunt them. Even love is nothing but night curves. Can it answer to the soul's anguish? Can it solve the riddle of the universe? Not really. And yet, love does offer some peace, some comfort. I grasped your hand in the rainbow of touch. ऐसा बोला गया है ना? In the physical presence and warmth of another being, attentive of one's own does help. The poet ends with a resolve rather unconnected with the rest of the poem. Of the dead I speak nothing but good. Is he saying that he will not blame his parents or ancestor for his condition? Let us come back to the beginning of the poem. Mortal as I am, I face the end with unspeakable relief. Death here is seen as a release, है ना? But the every next line expresses the panic of someone who is cut off mid-sentence before he has had a chance to complete what he wished to say. इसको आप बार बार सुनोगे ना, तो आपको फिर समझ में आने लगेगी चीज़ें। मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। Yet soon afterwards, quite philosophically, the poet reconciles himself to that eventuality. Yet that too would pass unheeded. ये लिखा गया है पोएम में, yet that too would pass unheeded. That is, when one is cut off, whether one has things left to say or not doesn't matter. The emphasis on having things to say and being stopped in the middle suggests, at least to me, suggests that the end is not just the end of the body, but could be thought of as the end of poetry. The loss of poetry, of the gift of the poetic voice, is like to death. Akin means like to death.
so debilitating it can be. And yet, here the poet bravely prepares for that. It is as if he tells himself that the worst that could happen is death, uh, or the end of the poetry. But one would have to accept even that. अब बाद में दिया गया है to learn to accept reality, no matter how bitter or difficult it may be, is one of the ordeals that the poet must undergo during his trial. सो यहाँ हमारा ये ख़त्म हो जाता है. चलो, थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.